बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे हमने लास्ट वीडियो में जो है एब्डोमेन सर्जरी को स्टार्ट किया था और उसमें हमने चैप्टर जो है इसोफेगस वाले को स्टार्ट किया हुआ है। तो अब इसोफेगस वाले चैप्टर में हमने जो है इसोफेजियल परफोरेशन देख लिया था पहला टॉपिक। अब जो है हम गर्ड को पढ़ेंगे। ठीक है, गर्ड क्या है? गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। अब ये जो है मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि मेडिसिन में जीआईटी की जो मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं ना, पहले वो देख लें। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने ज़्यादा अच्छे से बताया हुआ। इसमें भी सारी वही चीज़ें हैं, वर्ड टू वर्ड सारा कॉपी पेस्ट है वही मेडिसिन वाला यहाँ। ठीक है, तो मैं इस वजह से टाइम बर्बाद नहीं करूँगी, मैं जल्दी से पढ़ाऊँगी। बाकी अगर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो फिर मेडिसिन की वीडियो जाके देख लो जीआईटी की ना। तो बेटे गर्ड क्या होता है? मैंने कहा कि गर्ड क्या होता है, ये रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस होता है। इसमें क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है ना, वो आपका रिफ्लक्स होके लोअर एसोफेगस में आ जाता है, तो इसे गर्ड कहते हैं। जो खट्टी खट्टी खटारें आती हैं ना, हाँ के खट्टी खट्टी खटारें आ रही है मुंह में ना, तो वो गर्ड का इशू होता है, जो पेशेंट आके कंप्लेन करते हैं। तो बेटे अब वो होता क्यों है, ये क्यों आता है गैस्ट्रिक कंटेंट जो है ना लोअर एसोफेगस में? ये आपका मैं बना देती हूँ। ठीक है, ये एसोफेगस है और ये आप क्या है, स्टमक है। पता नहीं कैसे ही बनाया है मैंने। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है कि गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ऊपर जाके आपके इसोफेगस को इरिटेट कर रहा है, इन्फ्लेम कर रहा है ना। जाहिर सी बात है, जब गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर जाएगा तो इसोफेगस में इरिटेशन होगी और पेशेंट कंप्लेन करके आएगा कि मुझे खट्टी खट्टी डकारें आती है, और वो गले ख़राब होने की शिकायत के साथ भी आ सकता है, क्योंकि उसका इसोफेगस इन्फ्लेम हुआ होगा। ठीक है बेटे, तो आगे हम ये पढ़ेंगे। तो अब ये जो गैस्ट्रिक कंटेंट स्टमक से ऊपर जा रहा है, ये क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा भी, वो क्या है, वो रिलैक्स हुआ है, वो इनकम्पेटेंट है। इनकम्पेटेंट मतलब कि वो अपनी एबिलिटी खो चुका है, इस वजह से वो खुला ही रह गया है। दरवाज़ा जो है ना, ये लोअर, ये बंद नहीं हो पा रहा, ये जो स्फिंक्टर है ये बंद नहीं हो पा रहा प्रॉपर्ली, इस वजह से गैस्ट्रिक कंटेंट बासानी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यही मैंने बताया था कि ट्रांसिट एलियस रिलैक्सेशन हो गई या इनकम्पेटेंट हो गया। ठीक है, तो इस वजह से गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर जा रहा है और पेशेंट शिकायत लेकर आ रहा है। रिस्क फैक्टर वही कि स्लाइडर हाइडर हर्निया। अब देखो, मैं अगर सेम मैंने मेडिसिन में भी इसी तरह समझाया और मेडिसिन में भी सेम यही बातें हैं। अगर आप देखेंगे ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी चलूँगी। स्लाइडर हाइडर हर्निया की वजह से होता है, जैसे मैंने मेडिसिन के लेक्चर में बताया था कि कोई जो है आपका ये जो डायफ्राम है ना, डायफ्राम लेवल पे जो हाइड्रस लेवल, तो वहाँ से जो है ना आपका स्टमक जो है वो ऊपर क्या कर गया है, बल्ज कर गया है चेस्ट कैविटी में। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो हो रहा है रिफ्लेक्सेस। और हाइड्रा हर्निया मैंने अलग से भी पढ़ाया था मेडिसिन, या अभी आगे भी पढ़ेंगे। या गैस्ट्रिक एम्पटिंग, मतलब ये जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है ना, ये बहुत डिले हो रही है। ये फर्दर मतलब ड्यूटनम में जिस टाइम में इसको चले जाना चाहिए था उस टाइम में नहीं जा रहा, बल्कि बहुत लंबे अरसे तक गैस्ट्रिक में ही रह रहा है। तो जब एक लंबे अरसे तक खाना स्टमक में रह रहा है, तो क्या होगा, वो ऊपर जाएगा, वो रिफ्लेक्स करेगा, की ये वजह हो सकती है। और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ म्यूकोजा की, यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है ना म्यूकोजा की, वो सही नहीं है। ठीक है, वो उसमें रिडक्शन हो गई, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम। बाकी डिक्रीज एलियस टोन, मैंने क्या कहा कि एलियस रिलैक्स हुआ है, मतलब उसकी टोन कम है। टोन कम है मतलब प्रेशर कम है। जब आप मैनोमेट्री करवाओगे तो आपको एलियस का प्रेशर कम मिलेगा गर्ड में, यही बताया था ना। तो वो क्यों मिलता है? हाइपोथायरॉइडिज्म का कोई पेशेंट है, या कोई सीनियस डिप्रेशन का कोई पेशेंट है, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, तो उनमें आपको ये मिल सकता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी ये शिकायत लेकर आती है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ, प्रेगनेंसी की वजह से एलियस टोन डिक्रीज़ हुआ इस वजह से पेशेंट गर्ड की शिकायत के साथ आया है। ये कोई शराबी है, अल्कोहल बहुत ले रहा है, या टोबैको, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये डिक्रीज़ कर देती है आपकी एलियस टोन को ना। अच्छा, पेशेंट जो है क्लासिकल ट्रायड याद रखना कि पेशेंट को बर्निंग पेन होगा, रेट्रोस्टर्नल बर्निंग पेन होगा उसको। ठीक है, और क्या होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, और जो कि रेडिएट कर रहा होगा बैक पे, और रिगर्गिटेशन होगी। मतलब आपने हार्ट बर्न याद रखना है कि उसे जलन होगी, और एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, और रिगर्गिट, ये तीन आपने ट्रायड लाजमी याद रखना है, जो कि ऑलरेडी मैंने मेडिसिन में भी आपको याद करवाया था। अच्छा, वो बोलेगा कि ये बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होते थे, बैंड करता हूँ या स्ट्रेनिंग पोजीशन में, और बाकी यही कि डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग की वजह से होता है, और वाटर ब्रश कंडीशन होगी। मतलब वो कहेगा कि मेरा मुंह ना थूक से भर जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो गैस्ट्रिक एसिड आ रहा है ना गलेट में, तो उसकी वजह से जो है ना स्लाइवा और मज़ीद प्रोड्यूस हो रहा है, स्लाइवरी ग्लैंड मज़ीद सिक्रीशन कर रहे हैं, मज़ीद स्लाइवेशन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उसका मुंह जो है ना थूक से भर जाता है, तो वाटर ब्रश कंडीशन फेस करेगा। डिस्फेजिया होगा उसे,
क्योंकि जब उसकी मैंने कहा ना कि गट को रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस भी कहते हैं। जब बार बार गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर आएगा तो आपकी इस एसोफेगस को आपकी इस एसोफेगस को इरिटेट करेगा तो उसमें इन्फ्लेमेशन होगी। जब एक अर्से से इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो है म्यूकोजल एट्रोफी हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगा कि ये एसोफेजियल जो पहले एसोफेजिकल में क्या होगी, नैरोइंग हो जाएगी, इस तरह से नैरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि वो डिस्फेजिया में भी प्रॉब्लम होगा, मतलब खाना निकलने में भी प्रॉब्लम होगा क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गई है। और एक्स्ट्रा एसोफेजियल स्फिंक्टर यही पता है कि वो जो खांसी के साथ आ रहा होगा पेशेंट, और साथ में कहेगा कि मुझे जो है वो साथ में इसकी वजह से ना मेरे दांत भी उस एरोड हो गए, तो डेंटल एरोजन भी मिलेगी आपको ना उसमें, लेरेंजाइटिस। और ये सब क्यों मिल रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा एसोफेजियल, ये जो मैंने बताया था ये एसोफेजियल सिम्टम बताए थे। अब एक्स्ट्रा एसोफेजियल मतलब एसोफेजियल के अलावा क्या सिम्टम होंगे कि एटिपिकल चेस्ट पेन होगा, साथ में क्रॉनिक कफ होगी, क्योंकि वो जो गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर जा रहा है ना एसोफेगस में, वो में भी आपके लेरिंक्स की तरफ जाए तो लेरेंजाइटिस कॉज कर सकता है। ठीक है, और साथ में क्या होगा कि वहाँ पर जो वो होती है, क्या कहते हैं, इसोफेगस में जब जाएगा तो साथ में वो लेरिक्स की तरफ भी जा सकता है, लेरेंजाइटिस भी कॉज करता है, डेंटल एरोजन भी कॉज कर सकता है, इस वजह से खांसी भी होगी और एस्थमा भी कंडीशन भी मतलब प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा एसोफेजियल सिम्टम है जो कि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बताई हुई है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन क्या है कि स्ट्रक्चर हो सकता है, स्ट्रक्चर वही जो मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन से टिश्यू में क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएंगे। ठीक है, स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी। ये इसोफेगस था बहुत ज़्यादा, जब ये इन्फ्लेम हुआ तो देखो ये क्या हो गया, इसमें स्कार फॉर्मेशन की वजह से नैरो हो गया ये। ठीक है, ये क्या हो गया, नैरो हो गया। अच्छा, इसोफेजियल शॉर्टनिंग हो जाएगी। बैरेट इसोफेगस जब वो इन्फ्लेम होता गया वो इसोफेगस, तो क्या हो गया कि उसके नॉर्मल लाइन स्क्वामस होती है ना, स्क्वामस सेल्स होते हैं, वो कोलमनार में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस बैरेट इसोफेगस आपको मिल सकता है कॉम्प्लिकेशन में अगर ट्रीट नहीं किया। एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, अगर बैरेट इसोफेगस हो गया ना तो बैरेट इसोफेगस के पास दूसरा कौन सा होगा, एडिनोकार्सिनोमा की चांसेस है। ठीक है, जो कि लोअर थर्ड में होता है वो आगे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन है गट की जो मैंने बता दी। अब इसकी डायग्नोसिस हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, उसके बाद हम उसके वो देंगे, मतलब उसकी सिम्टम्स के बेस पे हम उसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे देंगे। ठीक है, जो कि ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और मैंने बताया था कि इसका क्या है कि ये पोटेशियम और हाइड्रोजन एटीपीएस को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, जिससे एसिड प्रोडक्शन कम हो जाती है। ठीक है, तो हमने पहले तो पेशेंट को पीपीआई पे रखना है। उसके बाद अगर पीपीआई से भी काम नहीं बने, पीपीआई मतलब वो पेशेंट आता है 2 दिन बाद कि मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर मैं क्या दूंगी, उसकी एंडोस्कोपी करवाऊंगी। और साथ में ये भी देखना है, और ये भी एक तो ये कि उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो एंडोस्कोपी में करवा दूंगी, और दूसरा ये कि अगर वो 55 साल से ज़्यादा उम्र है उसकी, 55 से डिस फेज या एनीमिया है, मतलब वो खून की कमी भी है, वेट लॉस भी हो रहा है साथ में, या कोई पॉजिटिव फीकल होकर मतलब कोई साथ में है ना, मतलब उसका ब्लड लॉस भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन फीकल ब्लड भी हो रहा है लेकिन उसे पता नहीं चल रहा। ठीक है, मतलब छुपा हुआ ब्लड लॉस हो रहा है, ऐसा कह लो। तो इन दोनों केसेस में एंडोस्कोपी करवाऊंगी, मैं देखना चाहूँगी कैमरा डाल के कि फिर आखिर क्या कंडीशन है अंदर ना। और ये देखो अलार्म सिम्टम में ये, क्योंकि इनमें मोस्टली कैंसर का केस होता है, वेट लॉस कैंसर को बता रहा है, और जो मोर देन 50 उनमें भी कैंसर मतलब चांसेस हो सकते हैं। तो इनमें अलार्म सिम्टम्स में जो कि डिस्फेजिया एनीमिया भी है और फेलियर ऑफ, तो इनमें मैं एंडोस्कोपी लाजमी करवाऊंगी। तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद मैनोमेट्री कराऊंगी। मैनोमेट्री मैंने क्या बताया, मोटिलिटी डिसऑर्डर के लिए होता है, इसमें हम प्रेशर चेक करते हैं एलिएस का। तो आप खुद बताओ गट में एलिएस का प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा ना, कम होगा, इसी वजह से तो वो खुला हुआ है, इसी वजह से वो खुला हुआ है, उसी वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ऊपर जाके इसोफेगस को, लोअर इसोफेगस को इरिटेट कर रहा है। तो मैनोमेट्री में आपको यहाँ पे प्रेशर कम मिलेगा। ठीक है, 24 पीएच मॉनिटरिंग भी आपको पीएच यहाँ पे गिरा हुआ है, एसिडिक कंटेंट है तो पीएच आपको कम मिलेगा, मतलब हाँ पॉजिटिव है। और मोस्ट एक्यूरेट बताया था 24 और पीएच मॉनिटरिंग मोस्ट एक्यूरेट है, ये बात मैंने बताई थी। जो अब देखो मैनोमेट्री वही है कि डिक्रीज एलियस प्रेशर शो करेगा लेस देन 60 mm मरकरी। ठीक है, ये याद रख लो। इंक्रीज नंबर ऑफ ट्रांसिट लो विल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन के, रिलैक्सेशन बहुत है, प्रेशर कम है, टोन कम है, तो जाहिर सी बात है वो रिलैक्स हुआ हुआ, इस वजह से वो अलाउ कर रहा है। 24 देखो गोल्ड स्टैंडर्ड है, पीएच मॉनिटरिंग आपने याद रखना है, और इसमें पीएच आपको देखो लेस देन 4 मिल रही है। अच्छा, अब आपने मेडिकेशन किया, पीएच बिफोर पीएच टेस्टिंग। अच्छा, ये बात याद रखना कि पीएच मॉनिटरिंग, ये जो टेस्ट है ना 24 पीएच मॉनिटरिंग, इसमें आप पीएच चेक करते हो ना, तो जाहिर सी बात है इसको अगर आपने करना है ये टेस्ट, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इस मेडिकेशन जो हम देते हैं ना, पहले जो हमने पेशेंट को दी होती है पीपीआई और H2 ब्लॉकर जो दिया होता है,
ठीक है। PPI करता है HCl की प्रोडक्शन को कम करता है, और H2 ब्लॉकर क्या करता है, हिस्टामिन के रिलीज को ब्लॉक कर देता है पेराइटल सेल पे, जिससे HCl सिक्रीशन कम हो जाती है। पता है ना, एक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि उसकी में भी आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे सकते हैं। अच्छा, तो ये ना इसको स्टॉप करवाना होता है बिफोर पीएच टेस्टिंग। क्यों? क्योंकि अगर हमने इसको स्टॉप नहीं करवाया, पेशेंट ये भी ले रहा है और मैं टेस्ट भी परफॉर्म कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरा टेस्ट तो सही नहीं आएगा, पीएच जो है उसमें नॉर्मल शो हो जाएगी, क्योंकि वो ये मेडिकेशन ले रहा है जिससे HCl की प्रोडक्शन और सिक्रीशन कम हो रही है। तो जाहिर सी बात है ये टेस्ट तो फिर मुझे नॉर्मल मिलेगा ना, फिर फ़ायदा है टेस्ट करवाने का। तो बेटे पेशेंट जो अगर पेशेंट को ना ये मेडिकेशन स्टॉप करवानी है बिफोर टेस्टिंग दी पीएच मॉनिटरिंग, ठीक है। तो ये बात याद रखना। 3 हफ्ते पहले आपने H2 ब्लॉकर स्टॉप करवानी है, और 1 हफ्ते पहले आपने PPI स्टॉप करवानी है, ठीक है। ये बात आपको याद रहेगी। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करूँगी, उसकी लाइफस्टाइल में उसे बोलूँगी आप अपना वेट रिडक्शन करें, ठीक है। और साथ में अगर आप अल्कोहल शराब पी रहे हैं या बहुत ज़्यादा चॉकलेट का यूज़ कर रहे हैं, टोबैको का यूज़ करें, पान चाल या गुटखा, तो उसको अवॉइड करें। और जो है ना रात जो है ना लेट नाइट कुछ नहीं अगर खाना है तो हल्का खा लें, लेकिन आप कोशिश करें कि खाना जो है आप 8 बजे तक खा लें, ताकि वो हज़म हो जाए। अगर आप 10 बजे सो रहे हैं, 11 बजे सो रहे हैं, तो वो हज़म हो जाए 2 घंटे में। लेकिन आपने फ़ौरन खाया और फ़ौरन लेट गए, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है गट की, ठीक है। तो आपने ऐसा भी नहीं करना, और साथ में जो है अपने हेड को थोड़ा सा एलिवेट रखना है, ठीक है। और ये चीज़ है। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट हो गई। फार्माकोलॉजिकल में तो वही ना, मैं PPI दे दिया और H2O ब्लॉकर दे दिया, वो तो मैंने आपको बता दिया ना कि ये हमने PPI दे दिया कि मोस्ट इफेक्टिव है ड्रग। और 8 हफ्ते तक अगर आप दोगे ना, तो 90% जो है म्यूकोजल हीलिंग हो जाती है, ठीक है। जो म्यूकोजल ख़राब हो गए थे तो वो हीलिंग हो जाती है। तो बस यही है। अच्छा, सर्जिकल इंडिकेशन इसमें क्या होगी कि पेशेंट जो है, अगर पेशेंट चॉइस पे डिपेंड करता है कि पेशेंट उसे करना, और जो मेडिकेशन हम दे रहे हैं वो काम नहीं कर रही, फेलियर ऑफ मेडिकेशन तरीके, कोई सिवियर स्ट्रक्चर है कि स्कार हो गया है, तो जाहिर सी बात है सर्जरी तो परफॉर्म करनी है ना। कोई एस्पायरेशन नमूनिया है तो भी करनी है। बैरेट एसोफेगस है कि स्क्वाइमस से कोलमनार में चेंज हो गया है, ठीक है। और इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो गया, और बेड के बाद फिर नेक्स्ट कंडीशन आपकी एडिनोकार्सिनोमा हो सकती है, कैंसर वाली कंडीशन। तो इनमें आप इंडिकेशन है कि आपने सर्जरी करवानी है। अच्छा, फिर क्या होते हैं सर्जरी के बाद भी क्या होते हैं, रिस्क ऑफ सर्जरी होता है कि मोर्टिलिटी रेट 0.5% हो जाता है, फेल ऑपरेशन भी हो सकता है, डिस्फेजिया भी हो सकता है। मतलब सर्जरी के बाद भी हमारा रिस्क होता है, क्योंकि सर्जरी के बाद भी कॉम्प्लिकेशन होती है ना। तो डिस्फेजिया की कॉम्प्लिकेशन और गैस ब्लॉट एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। गैस ब्लॉट ये होता है कि जो है ना स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा गैस का जमा हो जाना, तो उसकी वजह से जो है ना कि पेशेंट गैस की शिकायत के साथ आता है। प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी की वजह से छोड़ दो कि आपने जो स्टमक है ना उसको अराउंड इंट्राएब्डोमिनल एसोफेगस, देखो मैंने क्या बताया, इसमें हम सर्जरी किस तरह से करते हैं। अच्छा, वो आगे है तो मैं आगे ही बता दूंगी। देखो इस सर्जरी जो होती है ना, उस एक नेजन फंडोप्लाइकेशन होती है। इसमें हम ये करते हैं, मैंने क्या बताया कि आपका जो LES है ना उसकी टोन कम हो गई है, यही हुआ है ना। ये जो LES है मैंने कहा ये खुला रह गया है, ये खुला रहेगा, इसी वजह से गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर जा रहा है। इसका क्या है, इसकी टोन कम हो गई है। टोन कम मतलब प्रेशर का टोन कम है, तो इसका मतलब प्रेशर कम है और ये रिलैक्स हुआ है। तो अब मैं चाह रही हूँ कि ये इसकी मैं सर्जरी कैसे करूँगी, मैं क्या करूँगी, नेजल फंडोप्लाइकेशन में ये होता है कि 360 पे मैं जो ये स्टमक है ना इसको रैप अप कर दूँगी इस लोअर एसोफेजियल के इर्द गिर्द, ठीक है। इस तरह से ये दिख रहा है, ये जो स्टमक है ना उसको मैंने रैप अप कर दिया है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है ना उसके ऊपर रैप अप कर दिया है इसको ना, और फिर मैंने यहाँ से इसको वो लगा दी, सूचर कर दिया है। अब इसका ये सर्जरी जो परफॉर्म हुई है, अब इससे क्या होगा कि गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अब जो LES जो खुला रह गया था, जो टोन कम हो गई थी, रिलैक्स स्टेट में पड़ा था, तो सर्जरी करने से ये टाइट कर दिया है मैंने इसको ना। स्टमक के जो पार्ट है ना ऊपर वाला, उसको मैं लेके गोल घुमा के मैंने उसको वो कर दिया। कौन सा पार्ट है, ये फंडस वाला पार्ट है कि रैपिंग द फंडस ऑफ स्टमक ऑल द वे अराउंड द इसोफेगस कर लिया, और फिर मैंने इसको सूचरिंग कर दी। तो अब ये गट की प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई, लेकिन क्या हो गया, कॉम्प्लिकेशन क्या है सर्जरी के, रिस्क क्या है कि इससे क्या हो जाएगा कि पेशेंट को अगर ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया तो पेशेंट का मतलब आफ्टर सर्जरी वो शिकायत लेकर आ सकता है कि अब तो मेरा खाना ही मतलब फंस रहा है मेरे हलक में, क्योंकि आपने वो सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि अब ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, अब खाना बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, ये ब्लॉकेज हो जाएगी। एक तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जिससे हमें डिस्फेजिया, और दूसरा क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा टाइट होने से यहाँ पे ना गैस जमा हो जाएगी, गैस ब्लॉट या एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है सर्जरी की। आपने गट को तो रिलीव कर दिया, लेकिन हर सर्जरी का मतलब फ़ायदे के साथ नुकसान भी है,
ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो ये तो मैंने समझा दी कि फंडस को आपने रैप कर दिया, मोस्ट ड्यूरेबल है। लॉन्ग टर्म में डिसएडवांटेज वही है कि ओवर कॉम्प्रेंट कार्डिया हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट होने से जो है एलियस क्या हो जाएगा, जैसे बहुत ज़्यादा टाइट हो गया तो गैस ब्लोट सिंड्रोम हो सकता है कि जो है वो गैस वो हो गई है, ठीक है, मतलब वो रिलीज़ नहीं हो रही गैस। और ब्लेंचिंग इज़ इम्पॉसिबल, मतलब अगर उसे वोमिटिंग हो रही है तो वो भी वो नहीं कर पाएगा क्योंकि इतना टाइट हो गया कि वोमिटिंग भी नहीं कर पा रहा, ठीक है, ब्लीचिंग, ठीक है। तो ये नेसेंट फंडोप्लाइकेशन की मैंने कॉम्प्लिकेशन भी बता दी, प्रोसेस बता दिया कि कैसे करते हैं, ठीक है। गर्ड तो ट्रीट हो गया, लेकिन और मसाइल हमें फेस मतलब देखने पड़ गए। अच्छा, हर उसमें नहीं होता, मतलब सर्जरी के रिस्क हो सकते हैं, ये कि पॉसिबिलिटी है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ पार्शियल फंड। ये तो हमने नेसेंट फंडोप्लाइकेशन की थी ना, अब ये पार्शियल फंडोप्लाइकेशन है। इसमें क्या होता है कि हम फंडस को बिहाइंड एंड फ्रंट ऑफ इसोफेगस और सूचर कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है ना पूरा 360 लेवल पे, जैसे 360 की डिग्री होती है ना, पूरा 360 पे मैंने लेके उसको वो कर दिया है। अब यहाँ पे पार्शियल लेवल पे होता है, 360 पे नहीं होता। अब इसमें ना 3 तरह के हैं। एक है टॉपिट फंडोप्लाइकेशन। टॉपिट फंडोप्लाइकेशन होता है कि 270 पे हम रैप करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 360 पे किया था ना। ये जो हमने रैपिंग की है ये 360 पे की है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ठीक है। जो मेन चीज़ें थी ना वो मैंने बता दी। तो यही आपने याद रखनी है कि पार्शियल में जो है ना हम टॉपिट में 270 पे करते हैं रैप और सिर्फ पोस्टीरियरली साइड पे करते हैं, डन पोस्टीरियरली। और अगर इसी 270 को मैं इंटीरियरली साइड पे करूँगी तो उसे बेस्ले मार्क 4 फंडोप्लाइकेशन कहेंगे, ठीक है। वो देखो 270 इंटीरियरली, तो इन दोनों में टॉपिट और बेस्ले में ये है कि टॉपिट जो है पोस्टीरियरली होती है और बेस्ले जो है वो इंटीरियरली होती है, ठीक है। और बाकी डॉर वाटसन फंडोप्लाइकेशन में ये होता है कि 180 पे रैप किया जाता है, ठीक है, 180 पे रैप किया जाता है इंटीरियरली। तो बस ये याद रखना, ये 3 पार्शियल फंडोप्लाइकेशन की एग्जाम्पल थी, जो कि मैंने साथ बता दी कि 270 पोस्टीरियरली तो टॉपिट, 270 इंटीरियरली तो बेस्ले, और अगर 180 इंटीरियरली है तो डॉर वाटसन फंडोप्लाइकेशन है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पार्शियल फंडोप्लाइकेशन की फर्दर टाइप्स भी बता दी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये जो पार्शियल फंडोप्लाइकेशन है ना, इसमें गैस ब्लोट सिंड्रोम नहीं होता, ठीक है, इसमें इतना नहीं होता। और लेकिन इसके फेलियर के चांसेस बहुत है, क्योंकि ये आपने पार्शियली लेवल पे की है ना, मतलब पार्शियली की है, पूरी तो नहीं की, तो इसमें मज़ीद इन फ्यूचर फिर दोबारा से पेशेंट आ सकता है कि मुझे फिर से गट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इसके ये है कि फेलियर रेट है इसका, लेकिन इसमें गैस ब्लोट सिंड्रोम नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब जो गैस जमा हो रही थी बिल्कुल टाइट इसमें गैस ब्लोट सिंड्रोम था ना नेज़ल में, ये कॉम्प्लिकेशन थी और ब्लीचिंग इज़ इम्पॉसिबल था। इसमें गैस ब्लोट सिंड्रोम की तो वो नहीं होगा पेशेंट को, क्योंकि पार्शियल हमने की है, लेकिन दोबारा से गट की कॉम्प्लिकेशन के साथ वो आ सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, अदर प्रोसीजर हेलर प्रोसीजर भी हो सकता है, इसको छोड़ दो, आगे खुद पढ़ोगे तो मैं बता दूंगी। मेन चीज़ मैंने बता दी, गट की सर्जरी एक नेथन फंडोप्लाइकेशन है, एक पार्शियल फंडोप्लाइकेशन नेथन 360 में होता है, 360 करते हैं हम उसको, ठीक है। और उसकी जो है फंडस को हम रैप करते हैं इसोफेगस में। और डिसएडवांटेज यही है कि ये जो है बहुत ज़्यादा कार्डिया टाइट हो जाता है, एलियस बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, गैस ब्लोट सिंड्रोम और ब्लीचिंग पॉसिबल होती है। इसमें पार्शियल लेवल पे टॉपिट जो है 270 पोस्टीरियरली, बेस्ले जो है 270 इंटीरियरली, और डॉर वाटसन फंडोप्लाइकेशन 180 डिग्री इंटीरियरली, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स है। अब इसमें गैस ब्लोट सिंड्रोम की तो रिस्क नहीं होता सर्जरी में ना पेशेंट को, लेकिन क्या होता है कि दोबारा से क्या हो सकता है, ये गट की प्रॉब्लम, ये जो सर्जरी ये फेल हो सकती है, लॉन्ग टर्म फेलियर हो सकता है इसका, ठीक है। बाकी ये असर प्रोसीजर है, हेल्थ प्रोसीजर भी हो सकता है, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी भी कर सकते हैं, वो आगे मैं बताऊंगी ना, तो ये सब आपको समझ आएगा। लेकिन गट में आपने ये 2 मेन सर्जरी याद रखने हैं, ठीक है। बाकी कॉम्प्लिकेशन, रिस्क और वो सब तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। अच्छा, सॉरी ये ब्लर हो रहा है। उसके बाद हाइटल हार्निया, सेम जैसे मैंने GIT मेडिसिन में बताया था, तो सेम यहाँ पे भी वही है। और ऑलरेडी मैं है ये सब चीज़ें गट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ ऊपर से। तो बेटे, हाइटल हर्निया जैसे मैंने कहा कि प्रोट्रूजन हो जाती है स्टमक की ना, थ्रू द इसोफेजियल हाइटस ऑफ द डायफ्राम, के जो जैसे मैंने बताया कि स्टमक पार्ट की प्रोट्रूजन हो जाती है डायफ्राम के हाइटस, इसोफेजियल हाइटस ऑफ डायफ्राम, मतलब ऊपर बल्ज कर जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी हुई है। अब इसकी ना 2 टाइप्स हैं, स्लाइडल हाइटल हर्निया और रोलिंग। अब स्लाइडल जो है ना ये मोस्ट कॉमन है, 80% यही होती है, इस मोस्ट कॉमन टाइप है, देखो लिखा हुआ भी है। ये सब मैंने GIT मेडिसिन में पढ़ाया हुआ ना, तो अभी तक मुझे याद है, तो मैं इस वजह से बता रही हूँ। ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ठीक है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि इसमें जो है ना गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन जो होता है ना, वो मेंटेन नहीं रहता अपनी पोजीशन पे। गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन जैसे ये डायफ्राम है और ये आपका इसोफेगस है और ये आपका स्टमक है, ठीक है।
अब क्या होता है कि इसमें टाइप 1 में ये जो गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन है ना, ये ऊपर को मूव कर जाता है हाइटल हायसिस में, मतलब गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन मेंटेन नहीं होता है एब्डोमिनल कैविटी में, ये एक मेन पॉइंट है। और जबकि इसमें क्या होता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन अपनी पॉइंट पे ही मेंटेन रहता है, ऊपर नहीं जाता, बल्कि क्या होता है कि विसरा हर्निएट कर जाता है। इसमें मेन चीज़ क्या है कि विसरा हर्निएट कर जाता है, ठीक है। और इसमें जो है आपने गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन को याद रखना है कि वो ऊपर जो है हर्निएट कर जाता है या मेंटेन नहीं होता है, ये आपने याद रख लेना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस ये 2 चीज़ें थी। अच्छा, और एक होता है मिक्स। मिक्स में क्या होता है कि स्लाइडिंग भी है। अच्छा, इस स्लाइडिंग को एक्सियल भी कहते हैं, या मैं लिख देती हूँ इसको ना, एक्सियल भी कहते हैं, एक्सियल हर्निया, और इसको नॉन एक्सियल भी कहते हैं, ठीक है, ये मेडिसिन में है। अच्छा, और मिक्स क्या है कि स्लाइडिंग रोलिंग दोनों जब साथ आ जाते हैं ना, तो उसको हम मिक्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन और विसरा दोनों ही मूव कर जाते हैं मीडियास्टीनम में। इसमें आपने देखा रोलिंग में कि स्टमक कौन सा, स्टमक का जो ग्रेटर कर्वेचर होता है ना, ये वाला ग्रेटर कर्वेचर, ये लेसर कर्वेचर है, तो ये ग्रेटर कर्वेचर ऊपर को बल्ज कर जाता है, आगे पिक्चर भी होगी, ठीक है। तो इसमें ग्रेटर कर्वेचर ऊपर को वो कर जाता है, ठीक है। इसमें विसरा हर्निएट करता है, उसमें सिर्फ गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन, और इसमें दोनों, क्योंकि मिक्स है तो दोनों आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा देखो, ये रहा, ये टाइप 1 स्लाइडिंग है। अब देखो, इसमें आप देख रहे हो कि गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन ऊपर को मूव कर गया है ना डायफ्राम हाइटस से, जबकि टाइप 2 में क्या है कि ग्रेटर कर्वेचर भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये रोलिंग है। और इस रोलिंग को ना पैराइसोफेजियल भी कहते हैं। पैराइसोफेजियल मतलब कि इसोफेगस के अराउंड घूम जाता है, स्टमक ऊपर बल्ज करके अराउंड इसोफेगस के आ जाता है, इसे पैराइसोफेजियल भी कहते हैं हर्निया, ठीक है। रोलिंग को नहीं लिखा हुआ, लेकिन मेडिसिन में है, तो आप साथ में लिख लो कि इसे पैराइसोफेजियल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, रोलिंग हर्निया के, अच्छा आगे लिखा हुआ है रोलिंग हर्निया जो है ना, देखो पैराइसोफेजियल हर्निया भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ट्रू रोलिंग भी होता है, और द मेजॉरिटी अब रोलिंग जो है वो मिक्स भी होता है, ठीक है। तो इतना याद नहीं रखो कि ट्रू में जो है कार्डिया नॉर्मल पे रहता है, और ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है। और जो रोलिंग हर्निया जो मिक्स है ना, उसमें कार्डिया डिस्प्लेस हो जाता है, याद रहे तो रख लो कि ट्रू है तो उसमें कार्डिया अपने लेवल पे रहता है, ठीक है। लेकिन रोलिंग मिक्स में ऊपर चला जाता है। बस पैराइसोफेजियल हर्निया याद रख लो, बाकी छोड़ दो, लेकिन फिर भी मैं जो बता रही हूँ याद रहे तो रह जाओ, जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ है। अच्छा, इसमें हमें वही मिलेगा, डिस्फेजिया मिलेगा। अब देखो, पेशेंट थोड़ा सा भी कुछ खाएगा ना, उसे लगेगा कि जैसे वो फुल हो गया है, ठीक है, कि वो फुलनेस उसे फील होगी कि वैसे। और जब वो डाइट से बाद कुछ खाएगा नहीं, वो थोड़ा सा खाएगा, उसे लगेगा जैसे मैं फुल हो गई, क्योंकि डिस्फेजिया की कंडीशन है, जो खा रहा है वो वापस उसके मुंह में आ रहा है, डिस्फेजिया, खाना निगला नहीं जा रहा, तो उसे शायद ऐसा लग रहा है कि हाँ बस अब मुझे मज़ीद नहीं खाना चाहिए, तो उसके लिए उसका वेट लॉस भी कम होगा, चेस्ट पेन होगा, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशन वही ब्लीडिंग हो सकती है, मोस्ट कॉमन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मिल सकता है आपको। और इसमें बाकी लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई हो सकती है, जिसे स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक वल्वुलस हो सकता है, और गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन हो सकती है। जाहिर सी बात है, जब ये ऊपर आ रहा है तो ये परफोरेट भी हो सकता है, गैंग्रीन भी बन सकता है। खुद सोचो, एक चीज़ बता रही हूँ, सारी एक चीज़ बता रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए, जैसे मैंने इसको बताया है। देखो, चेस्ट पेन तो होगा, ठीक है, हाइटल हर्निया ऊपर आ रहा है तो गट की कॉम्प्लिकेशन लेकर आ रहा है ना। अब गट से क्या होगा कि जब वो अब ये ऊपर जब हर्निएट कर रहा है तो परफोरेशन की चांसेस भी है कि ये परफोरेट हो सकता है, और वल्वुलस बन रहा है, ठीक है, गैस्ट्रिक वल्वुलस बन रहा है, जो कि एक सर्जिकल इमरजेंसी है कि ये जो है ना, जब ऊपर आ रहा है तो ये क्या कर सकता है, जब ये ट्विस्ट हो रहा है, स्टमक खुद ट्विस्ट हो रहा है, तो इसमें जो सप्लाई है वो अफेक्ट हो सकती है ना, तो लॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, तो ब्लीडिंग से क्या होगा, एनीमिया दिखने को मिल सकता है। और जब सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा, जब ये वल्वुलस हो रहा है तो इसकी सप्लाई पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई हो सकता है, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई से अल्सर बन सकते हैं, और देन गैंग्रीन बन सकता है, ठीक है, गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है, कि कोई ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, कोई परफोरेशन हो गई। तो सारी चीज़ें लाइन से मैंने बता दी, सारी लिंक करती हैं सारी चीज़ें ना। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 चीज़ को याद रख लो। ये जो मैं बता रही हूँ उसको लाइन से इस तरह से एरो करके लिखते जाओ, या लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, सारी चीज़ों को मैंने लिंक करके एक जगह बता दिया, ठीक है। अब मैं जब आप चेस्ट एक्सरे कराओगे ना इन हाइटल हर्निया के पेशेंट में, तो आपको क्या मिलेगी, एयर बबल्स मिलेंगे चेस्ट पे और एब्डोमेन लेवल पे, ठीक है, गैस बबल मिलेंगे, ठीक है। वो हो सकता है मे बी कि वो जो हर्निएट कर गया हो, जो हर्निया है या जो गैस्ट्रिक जंक्शन है वो परफोरेट कर गया है, उसकी वजह से गैस बबल आपको मिल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अपर जीआई बैरियम जो है वो बेस्ट मेथड है
कि आपने अपर जीआई बैरियम स्टडी कर ली। चेस्ट एक्सरे याद रखना कि उसमें गैस बबल मिलते हैं। इमरजेंसी है ये, ठीक है। और इसमें जो है ना ऑल टाइप 2 टाइप 3 जो है इलेक्टिव सर्जरी एम क्या होता है कि जो हर्निया है उसको रिडक्शन करना, और जो सैक बना है उसको एक्सीजन करना, नैरो ऑफ द हाइएटस, ठीक है। और फंडोप्लाइकेशन टू प्रिवेंट फर्दर रिफ्लेक्स, और फंडोप्लाइकेशन करना जिस तरह से हमने पीछे देखा था कि क्योंकि इस हर्निया की वजह से गट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ना पेशेंट को, तो जाहिर सी बात है अगर गट भी साथ है तो उसमें फंडोप्लाइकेशन करेंगे। जैसे मैंने पीछे बताया कि नेजन फंडोप्लाइकेशन या टोटल नेजन को ना टोटल फंडोप्लाइकेशन भी कहते हैं, जो 360 पे होता है। वाशर फंडोप्लाइकेशन तो मैंने बता दी। अच्छा बेटे, अब ये जो है ना हाइएटस हर्निया सिम्टम, देखो टाइप 1 और टाइप 3 ये रिफ्लेक्स सिम्टम है, जबकि टाइप 2 नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है। ये बात याद रखना, ये याद रख लो ना। अब ये वही चीज़ है जो मैंने बताई कि देखो टाइप 1 और टाइप 3 में रिफ्लेक्स सिम्टम मतलब गट की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा मिलेगी। जो टाइप 2 है ना, जो रोलिंग है, जिसे हम पैरा एसोफेजियल कह रहे हैं, तो उसमें मैंने क्या कहा कि जब ये पूरा स्टमक का पार्ट ऊपर आके आता है तो ये वॉल्वुलस और ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो ब्लीडिंग भी हो सकती है, स्ट्रेंगुलेशन भी हो सकती है, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई भी हो सकता है। तो बेटे ये ब्लीडिंग, पेन, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, ये सब आपको किस में मिल रहा है? रोलिंग वाले में मिल रहा है ना। तो रोलिंग वाला ज़्यादातर मैकेनिकल से एसोसिएटेड होता है, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं लाइक ब्लीडिंग, स्ट्रेंगुलेशन, ये सारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम किसके हैं? रोलिंग के। ये मैं आपको रोलिंग के बता रही हूँ ना, ये स्पेसिफिकली रोलिंग हर्निया के हैं जो मैं आपको ये बता रही हूँ। ये इसके सिम्टम थे कि ऊपर आके स्ट्रेंगुलेशन, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लीडिंग भी हो सकती है, परफोरेट भी हो सकता है, गैस्ट्रिक वल्वुलस भी हो सकता है। तो ये रोलिंग के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है। जबकि टाइप 1 और टाइप 3 जिसमें मिक्स था उसमें आपको मोस्टली रिफ्लेक्स सिम्टम मिलेंगे। तो ये याद रख लेना, ठीक है। वही जो मैं ऊपर बताया है वही चीज़ है, लेकिन एक बॉक्स करके आपके दिमाग में कि एट दी एंड ऑफ टाइम जो है ना एग्ज़ाम से पहले, तो आप उसको देख लो। अच्छा, बैरेट एसोफेगस 100 दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब बेटे बार बार रिफ्लक्स होता है, बार बार गैस्ट्रिक कंटेंट एसोफेगस में आता है और एसोफेगस को क्या करता है? इन्फ्लेम करता है, इरिटेट करता है। फिर क्या होता है कि जो लाइनिंग होती है नॉर्मल स्क्वाइमस होती है ना, तो स्क्वाइमस से कोलमनार में इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि मेटाप्लास्टिक चेंजेस होती है लाइनिंग म्यूकोजा में, ठीक है। और क्या हो जाता है? स्क्वाइमस एपिथेलियल किस में चेंज हो जाता है? कोलमनार में चेंज हो जाता है। वही चीज़ लिखी है कि नॉर्मल स्क्वाइमस कोलमनार में, ये बैरेट एसोफेगस है, ठीक है। अब बैरेट एसोफेगस की फर्दर क्या है? टाइप्स है, ठीक है। अब क्या है? क्लासिकल बैरेट होता है शॉर्ट सेगमेंट, मतलब अगर लेस देन 3 सेंटीमीटर कोलमनार, मतलब एसोफेगस में जो एसोफेगस है ना, अगर इसमें सिर्फ 3 सेंटीमीटर या 2.5 मतलब 3 सेंटीमीटर से कम, 2.5 समथिंग, 3 से अगर कम है तो शॉर्ट सेगमेंट बैरेट है। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा है या 3 है तो ये क्लासिकल बैरेट है। ये ऑलरेडी मेडिसिन में भी बताया था मैंने। कार्डियो मेटाप्लेजिया जिसमें इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन पे, तो ये एमसीक्यूज भी आया है कि अगर सिर्फ मेटाप्लेजिया आपके गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन पे हो रहा है तो वो कार्डिया मेटाप्लेजिया है, ठीक है। वहाँ पे कार्डियो वाला पार्ट होता है ना फर्स्ट, तो वही जाहिर से बात है, कोई रट्टा वाली बात नहीं है। बाकी क्या है, बाकी छोड़ दो। अच्छा, मैनेजमेंट में आप क्या करोगे? आप एंडोस्कोपी करोगे क्योंकि आप देखना चाहोगे कोई एडिनोकार्सिनोमा तो नहीं हुआ। अगर एडिनोकार्सिनोमा भी आपको एंडोस्कोपी मतलब कैमरा डाल के, बैरेट एसोफेगस का मैंने क्या बताया था कि गट का कॉम्प्लिकेशन बैरेट एसोफेगस है। बैरेट एसोफेगस को अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो उसके नेक्स्ट आपको एडिनोकार्सिनोमा कैंसर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो बेटे अगर बैरेट एसोफेगस कोई आता है मेरे पास उस केस का ना, तो फिर मैं उसकी एंडोस्कोपी करवाऊंगी। एंडोस्कोपी कैमरा डाल के मैं क्या देखूंगी? मैं ये देखूंगी कहीं वो बैरेट एसोफेगस अपनी कॉम्प्लिकेशन एडिनोकार्सिनोमा में तो नहीं चला गया, वो देखने के लिए मुझे करनी होगी। अगर वो एडिनोकार्सिनोमा में चला गया है तो बेटे फिर मुझे एसोफेगेक्टमी करनी होगी। मुझे उस पार्ट एसोफेगस के पार्ट को निकालना पड़ेगा, निकाल के हटाना पड़ेगा, ठीक है। और एंडोस्कोपी अगर डिस्प्लेजिया शो नहीं करती तो, और अगर ये एडिनोकार्सिनोमा मुझे नहीं मिलता उस वक्त ना, तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं फिर भी उसको ना एहतियातन बोलूँगी कि आपने हर 2 से 3 साल बाद एंडोस्कोपी करवानी, क्योंकि बैरेट एसोफेगस इस पेशेंट को हो गया है तो मे भी इन फ्यूचर एडिनोकार्सिनोमा के साथ वो प्रेजेंट करे। तो वो अगर कोई डिस्प्लेजिया मुझे उस वक्त नहीं मिलता एंडोस्कोपी ना, उस वक्त जिस वक्त मैंने डायग्नोज किया, तो मैं उसे बोलूँगी बेटा आपने हर 2-3 साल बाद करवानी है, ठीक है। और अगर उसमें मुझे लो ग्रेड डिस्प्लेजिया मिल जाता है, मतलब एंडोस्कोपी में मुझे लो ग्रेड डिस्प्लेजिया में, तो मैं मतलब उसमें चांसेस है कि हो सके, तो मैं बोलूँगी बेटा आपने हर 6 महीने बाद करना है। अगर हाई ग्रेड होगा तो फिर अगर फिट पेशेंट है तो मैं फ़ौरन एसोफेगेक्टमी करूँगी, मैं इंतज़ार नहीं करूँगी, फ़ौरन सर्जरी करूँगी और उस पार्ट ऑफ एसोफेगस को निकाल के बाहर फेंक दूँगी, ठीक है। अगर अनफिट पेशेंट है तो फिर मैं उसको जाहिर से बात सर्जरी नहीं कर सकती, जैसे बहुत बूढ़े लोग हो गए या ऑलरेडी उनको कोई रीनल फेलियर है, कोई कार्डियक पेशेंट है या कोई भी ऐसी मॉर्बिडिटी है, कोमॉर्बिडिटी है कि मैं उसे नहीं कर सकती सर्जरी, तो फिर मैं उसको
एबलेटिव टेक्निक्स पे रखूँगी, ठीक है, कंजर्वेटिवली मैं उसे ट्रीट करूँगी, ठीक है। लेकिन अगर वो फिट है, सर्जिकली हर लिहाज से फिट है, तो देन कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है, इस विजिट में कर दो, ठीक है, उस पार्ट ऑफ फिगस को रिमूव कर दो, ठीक है बेटे। उसके बाद ट्रीटमेंट जो है अंडरलाइंग गर्ड सेम, मतलब ट्रीटमेंट इज डेट ऑन अंडरलाइंग गर्ड सेम उसी की तरह PPI ये दो H2O ब्लॉक वो सारी चीज़ें, क्योंकि गर्ड कोर्स करवा रहा है ना फंडो वही, और बाकी एंडोस्कोपिक मेथड में भी छोड़ दो कि आर्गन बीम प्लाज्मा कोगुलेशन है, इसको छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ मैंने बता दी कि क्या करना है। सेल्स बायलेट एसोफेगस की कॉम्प्लिकेशन एडिनोकार्सिनोमा है, अगर उस वक्त मुझे एडिनोकार्सिनोमा मिल जाता है तो फ़ौरन मुझे एसोफेगस, लेकिन उस पेशेंट में जो फिट है सर्जरी के लिए, अगर अनफिट है तो मैं उसे एब्लेटिव टेक्निक भी रखूँगी। और अगर मुझे कोई डिस्पेसिया उस वक्त नहीं मिलता एंडोस्कोपी में, तो फिर मैं क्या करूँगी, उसको 2 से 3 साल बाद मशवरा दूंगी कि आपने करवानी है। अगर लो ग्रेड मिलता है तो 6, अगर हाई तो फ़ौरन मैं उसको सर्जरी के लिए सजेस्ट करूँगी, लेकिन पहले उसको मैं सर्जरी के लिए प्रिपेयर करूँगी। तो बेटे ये सारी टाइप्स भी मैंने बता दी, आई होप कि आपको समझ आ गया। उसके बाद इसोफेजियल कार्सिनोमा है, दिल चाह रहा है कि इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँ, ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह। और ये बेटे जो मैंने बता रही हूँ ना, आप लोग ये समझ लें कि आपका रिवीजन हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी GIT में मैंने बताया है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि सर्जरी का पार्ट इंक्लूड हो गया है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसोफेजियल कार्सिनोमा करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे दुआओं में ख़ास कर याद रखेगा। इन एग्ज़ाम ड्यूरेशन में भी मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, ठीक है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार दुआओं में लाजमी याद रखना।